हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है, आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और आज आपका प्रैक्टिस सेट है 12। ठीक है, इससे पहले 11 आप कर चुके हैं। वो प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आए होंगे। और जो प्रैक्टिस सेट अभी तक आप कर चुके हैं उनमें बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस हैं। उनकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। ये नहीं कि मैं जैसे जैसे लेकर आ रही हूँ आप सिर्फ उन्हीं प्रैक्टिस सेट को करते रहें। आपके पास जो प्रैक्टिस सेट हैं उनकी भी प्रैक्टिस आप करते रहिए, क्योंकि उनमें क्वेश्चंस जो लिए गए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हमारी वीडियो है बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो हो सकता है आपका अटैम्प्ट बहुत ही अच्छा जाए। चलिए शुरू करते हैं आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी का दूसरा यानी कि 12वां आपका जो है प्रैक्टिस सेट। शुरू करने से पहले वही आपसे अनुरोध है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए। और पसंद आती है वीडियो तो लाइक एंड शेयर तो बनता ही है, करते रहिए। चलिए, पहला प्रश्न है, अभिलेख विजन 2020 फॉर इंडिया संबंधित है कृषि विकास से, औद्योगिक विकास से, आर्थिक विकास से या गरीबी उन्मूलन से। इसमें आपको बताना है कि अभिलेख विजन जो है 2020 फॉर इंडिया वह किससे संबंधित है। यहाँ आंसर आपको दिखाई दे रहा है कि जो अखिलेश अभिलेख जो आपका जो विजन है आर्थिक विकास से संबंधित है। ठीक है, सी इसका आंसर है। यह भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित योजना है जिसका उद्देश्य 2020 तक भारत को विकसित करना है। एसवी गुप्ता भी विजेता 2020 से संबंधित है। आयोग ने उत्तर विकल्प डी माना है, परंतु क्या है? सी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान में संसार में भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? वर्तमान में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग बताना है। NH2, NH7, NH5, NH8। जल्दी से सोच लीजिए आपका कौन सा आंसर जा रहा है। पूछा गया है लंबा राष्ट्रीय मार्ग भारत में। ठीक है, और मुझे लगता है ये कॉमन प्रश्न है, इसे सभी स्टूडेंट जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जो देने जा रहे हैं एग्ज़ाम सभी वाकिफ़ होंगे। तो आपका इसका सी आंसर है। वर्तमान में सबसे बड़ा जो है लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जिसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है, यानी कि 2369 किलोमीटर है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। अब इसे NH44 के नाम से भी जाना जाता है। कितनी अच्छी आपको जानकारी मिली, साथ साथ आपको राष्ट्रीय मार्ग के बारे में और अब इसका क्या नया नाम पड़ चुका है इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई। चलिए अगला प्रश्न, 2014-15 में विश्व का कौन सा देश दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा? 2014-15 का रिकॉर्ड पूछा है, तो इसमें बताना है कौन से स्थान पर रहा हमारा देश विश्व में। तो आपने लगा लिया होगा, क्योंकि बहुत पुरानी ये आपके जीके से संबंधित है। जो स्टूडेंट देते रहते हैं एग्ज़ाम उनको पता होगा, उनकी नॉलेज में ये बना हुआ होगा क्वेश्चन का आंसर। तो भारत, डेनमार्क, USA या फिर चीन कौन रहा है प्रथम स्थान पर? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपका भारत ही रहा है। 14 और 15 में डिटेल दिखते हैं, इसके विस्तार से समझ लीजिए। 2016-17 तक अद्यतन आंकड़ों में विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान रहा है। यहाँ विश्व के कुल दूध उत्पादन में 20.42% उत्पादन होता है। अब ये तो था आपका 16-17 का, अब चल रहा है आपका 20-21। तो देखिए आप 20-21 में दूध उत्पादन में विश्व में किसका प्रथम स्थान जा रहा है। चलिए देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के निम्न में से किस देश में राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है? भारतीय उपमहाद्वीप के किस देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली वहाँ पर कंटिन्यू चलती है? तो कौन सा देश है वो? तो वह है श्रीलंका। वहाँ पर राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है। चलिए अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका ऐसा देश है जहाँ राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, अर्थात अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है जिसका मुख्य राष्ट्रपति ही होता है। जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत की तरह सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। दिल्ली की विधानसभा विभाजित है कितने भागों में? 40 भागों में, 50 भागों में, 60 भागों में या फिर 70 भागों में? तो जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें तो इसका आंसर पता ही होगा, लेकिन जो नहीं रहते अगर वो अपना उन्होंने जो है मैंने जो आपको करा रखा है पॉलिटी उसमें सब क्वेश्चंस कराए हैं, तो दिल्ली वाला भी ये क्वेश्चन भी आया था।
तो अगर आपने पढ़ा है तो आपने लगाया होगा 70 भागों में। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जिनकी आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से 67 सीटें जीतकर दिल्ली में सरकार बनाई थी। ठीक है। इंडियन सुपर लीग संबंधित है, इसमें बताना है कि इंडियन सुपर लीग किससे संबंधित है। इंडियन सुपर लीग तो हॉकी से, फुटबॉल से, बैडमिंटन से, कबड्डी से, खेल वाली भी वीडियो आपको बहुत अच्छे से बताई गई हैं और क्वेश्चंस ज़्यादातर वहीं से बन रहे हैं आपके। और जो अगर आपने मेरी ये प्रैक्टिस सेट तो चल ही रहे हैं, साथ में हमने कंसेप्ट जो आपकी वीडियो यूनिट हैं उनकी भी अलग अलग हमने आपकी वीडियोस बनाई हुई हैं, उनको भी आप जाकर देखिए। इससे क्या होगा, आपके प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से हो जाएंगे। चलिए इसका आंसर है आपका फुटबॉल से। इंडियन सुपर लीग संबंधित है फुटबॉल से। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने निम्न में से किस देश के साथ लौह एवं इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए अभी हाल में संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। ये हो चुका है हस्ताक्षर, लेकिन किस देश के साथ हुए हैं इसमें आपको बताना है। तो जल्दी से सोच लीजिए, क्योंकि ये आपका करंट में तो है नहीं क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन जो है पुराने में आता है, तो ये तो सभी को पता होगा। तो 9 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, कनाडा की साथ। ठीक है, कनाडा की साथ किया है। यहाँ पर ये आप डिटेल देख सकते हैं इसकी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संस्था की अध्यक्षता किस महिला ने नहीं की है। किस संस्था की अध्यक्षता किसी महिला ने नहीं की है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से बताना है कि इसकी मतलब इन चारों में से उपरोक्त ये तो सभी है, खैर यहाँ पर तीनों में से बताना है कि इन तीनों में किसकी महिला ने नहीं की है क्या अध्यक्षता। तो जल्दी बताइए 10वें का उत्तर क्या हो जाएगा। तो 10वें का आपका उत्तर हो जाएगा ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो अध्यक्षता है वह महिला ने नहीं की, बल्कि किसने की है, किसी पुरुष ने की है। ठीक है, तो यहाँ दोनों की महिला ने की, ये भी याद रखिए। क्वेश्चंस का सिर्फ आंसर ही ना याद रखिए, जो उससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं उनको भी याद रखिए। अब ये आपको पता चल गया कि चुनाव आयोग और योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की किसी महिला ने अध्यक्षता की है। अब आप ये सर्च कर सकते हो कि उनकी अध्यक्षता किसने की है। तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालना सीखिए। चलिए आगे देखते हैं, इसका डिटेल देख लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में किया गया, लेकिन अब तक किसी महिला द्वारा इसकी अध्यक्षता नहीं की गई। इसके वर्तमान अध्यक्ष शक्तिकांत दास हैं, लेकिन अब नहीं है। ये देख लेना आप कौन है अभी इस टाइम। चलिए, भारत निर्माण कार्यक्रम का चिन्ह है। भारत निर्माण कार्यक्रम का चिन्ह है, जो भारत का निर्माण करता है उसका चिन्ह कौन सा है। जल्दी बताइए, इसका उत्तर आपका क्या जा रहा है। शेर, बाघ या हाथी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं जा रहा है आपका उत्तर। तो आपको बताना है कौन सा आपका इसमें उत्तर लग रहा है। तो इसमें हमारा तो उत्तर है शेर। इसका जो है भारत निर्माण का चिन्ह है। इसकी देख लीजिए। भारत निर्माण कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का चिन्ह शेर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रधानमंत्री जनधन योजना संबंधित है केवल गरीब रेखा के नीचे कार्ड धारक से, या फिर औद्योगिक श्रमिकों से, या फिर सभी से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है प्रधानमंत्री जनधन योजना संबंधित है किससे। तो जल्दी बताइए किससे संबंधित है। तो अगर आपका उत्तर जा रहा है सी, सभी से, तो आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर सी आपका उत्तर आपको दिखाई भी दे रहा है। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल में भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स संबंधित है किससे संबंधित है। ABC इंडेक्स के बारे में बताना है किससे संबंधित है ये। तो बताना है कृषि से, संचार साधन से, स्वास्थ्य से, या फिर शिक्षा से। तो अगर आपने लगाया है सी, स्वास्थ्य से, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये स्वास्थ्य से संबंधित है। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है। यह मुख्य रूप से बच्चों के कल्याण के 4 मूलभूत पहलुओं को दर्शाता है: उत्तरजीविता, प्रतिरक्षण, पोषण और स्कूली शिक्षा। बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें अपनी नोटबुक पर इसको। ठीक है, एक अच्छा प्रश्न आपकी नोटबुक में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से अभी हाल में राष्ट्रीय राजधानी में क्षेत्र बढ़ाए गए
तो इसमें बताना है कौन से क्षेत्र बढ़ाए गए हैं। करनाल और जींद, आगरा और सहारनपुर, अलीगढ़ और एटा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या लगाएंगे आप। अगर आप लगा रहे हैं ए करनाल और जींद तो आप बिल्कुल सही हैं। तो इसकी डिटेल देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ाए गए जिलों में हरियाणा के करनाल, क्योंकि करनाल जो है हरियाणा में है, और उत्तर प्रदेश में है मुजफ्फरनगर जिला। इनको कहाँ बढ़ाया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ाया गया है। चलिए अगला प्रश्न, वीडी सावरकर ने वर्ष 1906 में अभिनव भारत की स्थापना निम्न शहर में की थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए, नागपुर, पुणे, लंदन या फिर पटना। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर ये आंसर सही नहीं है। यहाँ पर इसकी जानकारी देखते हैं पहले। वीडी सावरकर ने वर्ष 1904 में अभिनव भारत की स्थापना नासिक शहर महाराष्ट्र में किया था। ज्ञातव्य है कि 1899 में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था की कालांतर में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुआ, ठीक है, या प्रसिद्धि हुई। तो यहाँ पर कहीं नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर नहीं है। जेल बन विहार मोनेस्ट्री स्थित था। कहाँ स्थित था, श्रीवस्ती में, राजगृह में, वैशाली में या कौशाम्बी में। हिस्ट्री से रिलेटेड आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्दी बताइए कौन सा होगा, तो इसमें होगा श्रीवस्ती। जेल बन विहार मोनेस्ट्री स्थित था कहाँ पर, श्रीवस्ती में। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं अच्छे से। जेलवन विहार श्रीवस्ती में स्थित था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इस विहार में भगवान बुद्ध द्वारा धर्म सभा मंडप में सत्य और अहिंसा समेत अपने समेत उपदेशों का अधिकांश भाग दिया गया था। श्रीवस्ती के अनाथ पिंडक ने महात्मा बुद्ध के श्रीवस्ती आगमन पर उनके रहने के लिए राजकुमार जैत से इस विहार को खरीदा था। बहुत अच्छी जानकारी आपके हिस्ट्रीज के है ना। किसके शासनकाल में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल बस गए, किसके शासनकाल में भारत में मंगोल बस गए थे। नासरुद्दीन मोहम्मद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। बताइए, क्योंकि इससे पहले खिलजी वंश था मंगोलों से पहले। तो आपको ये सीक्वेंस भी याद करनी है अगर हिस्ट्री से आप दे रहे हैं, और अगर आपका पर्टिकुलर हिस्ट्री है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप जो है सामान्य पेपर में, तो सभी को देना ही है सामान्य अध्ययन के पेपर में, तो ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रख सकते हैं। और जो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट हैं वो इसको सीक्वेंस से याद करिए कि हमारे देश पे जो शासन रहा है वो किन किन लोगों का रहा है। तो हमें तो फिलहाल इतना क्या जानना है, भारत में मंगोल बस गए थे किसके शासनकाल में। तो तीसरे का आपने अगर उत्तर लगाया है डी, जलालुद्दीन खिलजी, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। देख लीजिए इसका उत्तर। 1192 ईस्वी में हलाकू के पुत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में लगभग 1.5 लाख मंगोल भारत पर आक्रमण किया, परंतु जलालुद्दीन द्वारा अलाउद्दीन के नेतृत्व में भेजी गई दिल्ली सल्तनत की सेना ने उन्हें परास्त किया और बहुत से मंगोल अधिकारी कैद कर लिए गए। संधि के पश्चात कुछ मंगोल भारत में बसने का निर्णय लिया उन्होंने। परिणाम क्या हुआ इसका, अलगू के नेतृत्व में 4000 मंगोल भारत में बस गए, जो कि नवीन मुसलमान कहलाए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र में किसका नाम जुड़ा है। बहुत ही अच्छे प्रश्न जा रहे हैं, ठीक है, तो ज़रूर नोट डाउन करें। तो पहला इसमें है जीडी कुमार, रामनाथपुरी, तरुणनाथ या फिर लाला हरदयाल। जल्दी बताइए, सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र के बारे में बताना है, इसे कौन जुड़ा था। तो फोर्थ का अगर आपने लगाया है बी, रामनाथपुरी, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र रामनाथपुरी द्वारा स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में जारी किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, तकनीकी शिक्षा हेतु पहला राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया। कहाँ खोला गया पहला राष्ट्रीय विद्यालय तकनीकी शिक्षा हेतु, पूना में, वर्धा में, तलेगांव में या फिर बनारस में। तो पांचवे का अगर आप उत्तर लगा रहे हैं सी, तलेगांव, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छे आपने आंसर लगा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा हेतु पहला राष्ट्रीय विद्यालय तलेगांव, पुणे में खोला गया। तकनीकी शिक्षा देशों के सशक्त मानव संसाधन विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कुशल जनशक्ति के सृजन में सहायता देती है। चलिए आगे देखते हैं। कनाडा में कुल
कनाडा में है कुल कितने 2 टाइम जोन, 4 टाइम जोन, 6 टाइम जोन या फिर 8 टाइम जोन। जो रहते हैं वहाँ पर, जिनके रिश्तेदार रहते हैं, उनको पता होगा कि ये कितने टाइम जोन में बटा हुआ है। तो इसका उत्तर यहाँ पर है टाइम जोन सी, यानी कि इसका जो है 6 टाइम जोन है। मानक समय को क्षेत्रीय समय के नाम से भी जाना जाता है। टाइम जोन या मानक समय, देखिए आपको मानक समय तो सभी को पता था, लेकिन टाइम जोन शायद ही किसी को ये वर्ड पता था। तो आपको एक दूसरा शब्द भी पता चल गया मानक समय के बारे में। क्षेत्रीय के समय के नाम से जाना जाता है। 1884 में ग्रीनविच मीन टाइम तय किया गया था और दुनिया भर की घड़ियों को समय इसी टाइम जोन से तय किया जाता है। कनाडा में कुल 6 टाइम जोन हैं। निम्नलिखित में से एशिया की सबसे लंबी नदी है? यांगटी सी, मेकोंग, सिंधु या फिर गंगा। बताइए कौन सी नदी है? एशिया की पूछा है, यूरोप की नहीं पूछा है, एशिया की पूछा है। तो अगर आप लगा रहे हैं ए यांगटी सी तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ पर इसका हम विस्तार देखते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सी है। इस नदी की लंबाई 6300 किलोमीटर है। यह नदी चीन के सिकोंग पहाड़ी से निकलकर पूर्वी चीन सागर में गिरती है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अब आपको देखो कितनी जानकारी मिल गई एक ही MCQ से, है ना। यही जानकारी तो आपको हमसे कुछ अलग करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती है? बताइए कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती है? हुजा, नुब्रा, अस्कर या फिर झेलम। आपके ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा प्रश्न है ये, जल्दी देख लीजिए। अध्ययन जो सामान्य अध्ययन है वह तो सभी बच्चे कर ही रहे हैं। अब जैसे हमारा हिंदी सब्जेक्ट है, लेकिन सामान्य अध्ययन हम भी पढ़ेंगे, ऐसे ही आपका भी कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपकी हिस्ट्री की, जो हिस्ट्री वाले बच्चे हैं हिस्ट्री की अच्छी तैयारी हो रही होगी, जो ज्योग्राफी के बच्चे हैं उनके भी अच्छे से तैयारी हो रही होगी। और अभी इसमें हमने पॉलिटी भी डाला था, उनकी भी अच्छे से। ठीक है, तो इसमें आंसर आपने अगर लगाया है 8वें में डी तो आप सही जा रहे हैं। झेलम जो है सिंधु से नहीं मिलती है, इसकी यहाँ पर डिटेल है, देख लीजिए। झेलम नदी को भी तीस्ता नदी भी कहा जाता है, उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है। यह परिपंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित वेरीनाग झरने से निकल भारत पाक सीमा के लगभग समांतर बहती हुई पाकिस्तान में झंग के निकट चेनाब नदी से मिलती है, ना कि सिंधु नदी से। इसकी सहायक नदी कौन है? किशन गंगा है। तो इतनी जानकारी इसने झेलम नदी के बारे में बताई है और बहुत ही अच्छी है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये वाली। निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है? बताइए। गेहूँ, मक्का, चना, सरसों। हमने ये प्रश्न आपका बहुत अच्छे से करा है, जो आपके कंसेप्ट क्लियर किए हैं जहाँ पर यूनिट के, वहाँ पर बहुत अच्छे से हुआ ये प्रश्न। जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कौन सी फसल नहीं है, बल्कि बहुत पूरा चार्ट बनाकर दिखाया था, उसमें रबी की कौन सी है, खरीफ की कौन सी, ये सब पूरा बता रखा है वहाँ पर हमने। तो 9 का आपका उत्तर आपने लगाया है सी, मक्का। तो आप बहुत अच्छे से जा रहे हैं आंसर देने में। अगला है, देख लीजिए इसका। मक्का रबी की नहीं बल्कि खरीफ की फसलों की श्रेणी में आता है। इस श्रेणी के अन्य फसलों में अब पूरा आपको देखिए पता चल जाएगा कौन कौन सी फसल आती हैं। खरीफ की फसलों में चावल, ज्वार, बाजरा, कपास इत्यादि आती हैं और रबी की फसलों में गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों आदि आते हैं। अब देखो आपको कितनी जानकारी मिल गई यहाँ पर। चलिए देख लीजिए अगला प्रश्न। भारत का जनसंख्या घनत्व 2001 के बताना है। यहाँ से दोनों पॉइंट में से कौन सा आ रहा है? से बढ़कर 2011 में हो गया था। कितना हो गया था बताना है, तो जल्दी से लगाइए। कितना प्रतिशत हो गया था, कितना बढ़कर हो गया था? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें है ए 325.382। यहाँ पर आप 325 डाल सकते हैं, यहाँ पर आप 382 डाल सकते हैं। इसका आप डिटेल देख लीजिए। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब आपको ये भी पता चल गया जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। जनगणना 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व 325 था, जो बढ़कर 2011 की जनगणना में 382 हो गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ये तो बढ़ती ही जा रही है। आगे चलते हैं। 2013-14 में भारत में सकल प्रजनन दर का मान था 3.2, 2.3, 3.4 या 1.3। तो बताइए 12वें का क्या उत्तर लगा रहे हैं आप?
ए लगा रहे हैं, बी लगा रहे हैं, सी लगा रहे हैं या फिर डी लगा रहे हैं? जल्दी से सोच कर लगाइए। 1314 में भारत का सकल प्रजनन दर का मान क्या था? तो अगर आप लगा रहे हैं इसमें उत्तर बी, तो आप बिल्कुल सही हैं, 2.3 था। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में निर्धारित का आधार है प्रति व्यक्ति आय, थोक वस्तु कीमत सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक या फिर जीवन निर्वाह सूचकांक? जल्दी बताइए कौन सा होगा इसमें आपका उत्तर। अगर आप उत्तर लगा रहे हैं इसमें कौन सा, सी, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, तो आप बिल्कुल सही हैं। आपकी डिटेल देख लीजिए। उपभोक्ता कीमत सूचकांक द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है। इसकी माप खुदरा कीमतों के आधार पर किया जाता है। 2 जून 2015 को किस देश ने वृक्षारोपण में विश्व कीर्तिमान बनाया था? 2015 में 2 जून को नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर भारत ने, किसने बनाया था कीर्तिमान, विश्व कीर्तिमान 2015 में? जल्दी बताइए। तो आपका है भूटान ने जो है वृक्षारोपण में विश्व कीर्तिमान बनाया था। इसके बाद भी अगर कोई कीर्तिमान बना है तो आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, फ्रिस्बी क्या है? वैक्सीन है, खेल है, टाइफून है या फिर आपका जो है एंड्रॉयड ऐप्स है? बताइए कौन सा है फिर। तो अगर आपने उत्तर लगाया है इसमें, अभी आपको देख भी लिया होगा आपने बी, यह एक खेल है। देख लीजिए इसकी डिटेल। फ्रिस्बी एक खेल है। ये खेल फ्लाइंग डिस्क के साथ खेला जाता है। यह पूरी तरह से खिलाड़ियों के फेयर प्ले की तर्ज पर खेला जाता है, क्योंकि इस खेल में कोई रेफरी या अंपायर नहीं होता है। अगला प्रश्न, परमादेश याचिका में मैंडामस क्या है? एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, एक जर्मन भाषा का शब्द है, एक लातिनी भाषा का शब्द है, एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। बताइए परमादेश याचिका में मैंडामस क्या है? तो अगर आप लगा रहे हैं 19 का सी, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। एक लातिन भाषा का शब्द है। लातिनी भाषा, जर्मनी भाषा, फ्रांसीसी भाषा, अंग्रेजी भाषा, यहाँ पर इसको आप पढ़ सकते हैं। अब आ गए हम पॉलिटी पर। आपके किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति कर अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? तो ये आंसर तो कई बार हम कर चुके हैं, इसकी आपको पूरी नॉलेज है, इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दिसंबर 2014 तक विधानसभा परिषद नहीं है, यद्यपि विधानसभा सप्तम संशोधन अधिनियम 1956 में उनके लिए प्रावधान है? बताइए कहाँ है इसके प्रावधान? महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश में? तो अगर आप उत्तर लगा रहे हैं इसमें डी, तो आप बिल्कुल सही हैं। इसके डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ लीजिए इसको आराम से, काफ़ी अच्छी जानकारी है इस वाली डिटेल में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं आपके। अगला प्रश्न है, ऊंचाई ट्रांसफर में क्या घटना है? वोल्टेज, धारा, वोल्टेज या फिर इनमें से कोई नहीं? ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई नहीं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या घटना है? तो यहाँ पर इसका आपको उत्तर भी दिखाई दे रहा है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बिना बदले वोल्टेज तथा धारा को कम या ज़्यादा करता है। तो ये क्या है? धारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय फुटबॉलर 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाला पहला भारतीय फुटबॉलर बना? चुन्नी गोस्वामी, बाईचुंग भूटिया, गुरप्रीत सिंह या फिर सुनील छेत्री? तो बताइए कौन बना था? 27 का आपका उत्तर अगर है डी, सुनील छेत्री, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसका यहाँ पर डिटेल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के मुख्य संकेतक पौधा है कौन सा? शैवाल, जीवाणु, काई, कवक? यहाँ पर आंसर दिखाई दे रहा है। वायु प्रदूषण रसायन, सूक्ष्म पदार्थ तथा जैविक पदार्थ के वातावरण में उपस्थित से होता है। सल्फर डाइऑक्साइड विशेष रूप से कोयले और तेल के जलने से उत्सर्जित होता है। लाइकेन काई का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील होते हैं, इसलिए काई को सल्फर डाइऑक्साइड का मुख्य संकेतक पौधा कहते हैं। बहुत अच्छी जानकारी है ये, आपके जो आपका एनवायरनमेंट है, आपका पर्यावरण है, वहाँ से संबंधित ये प्रश्न बन रहा है।
भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना की गई 1945, 1950, 1930, 1935। ये सभी को मोस्टली स्टूडेंट को पता होगा, तो जल्दी से लगाइए आंसर। लगा लिया होगा। नेट पीएचडी जो निकाल चुके हैं उनके लिए तो ये बहुत आसान है, क्योंकि ये टॉपिक वहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो आपका यहाँ पर उत्तर मुझे लगता है कोई भी सही नहीं है, तो जल्दी से बताइए आपका कौन सा आंसर होगा। यहाँ सही उत्तर नहीं है, यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूमि जल तनाव की माप की जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न, शायद ही आपने कभी पढ़ा हो प्रश्न। अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छे, नहीं पढ़ा तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को। ODR मीटर से, पेनीट्रोमीटर से, टेंसियोमीटर से या फिर कैल्सीमीटर से, ये प्रश्न आपके पर्यावरण में बन सकता है ज़रूर। भूमि जल तनाव की अभी तक आपसे भूकंप वगैरह सब पूछे जाते हैं, कुछ नया प्रश्न है तो नोट डाउन कर सकते हैं इसको। तो इसका है टेंसियोमीटर से। ठीक है, भूमि जल तनाव की माप की जाती है। चला अगला, यहाँ पर इसकी डिटेल है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत की निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी मन्नार खाड़ी में गिरती है। ये रहा, कौन सी मन्नार खाड़ी में गिरती है बताना है। पेन्नेर, कावेरी, कृष्णा या फिर वैगई। तो जल्दी से बताइए कौन सी मन्नार खाड़ी में गिरती है नदी, इन नदियों में से। अगर आप लगा रहे हैं डी वैगई तो बहुत अच्छा, आपका उत्तर बिल्कुल सही। वैगई नदी तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिला के वर्षा नद पहाड़ी से निकलकर मदुरई, रामनाथपुरम आदि जिलों से प्रभावित होते हुए मंडपत के पास मन्नार की खाड़ी में गिरती है। मदुरई इस नदी के तट पर स्थित है। बहुत ही अच्छी जानकारी, जरूर कॉपी में इसको अपने नोट डाउन करें। अगला प्रश्न देख लीजिए, जारबा आदिवासी पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या फिर झारखंड में। बताइए जारबा आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं। अगर आप लगा रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। जारबा आदिवासी अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। यहाँ इसकी संपूर्ण जानकारी है। अब इन्होंने यहाँ भी ये भी बता दिया है कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी पाई जाती हैं, कौन कौन से जनजाति पाई जाती हैं, राजस्थान में कौन सी पाई जाती हैं और झारखंड में। आपको 2-3 के साथ क्या पता, एक के साथ जालबा किस आदिवासी जनजाति के साथ आपको सभी का पता चल गया, तो ज़रूर नोट डाउन कर ले, कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। रॉकी पर्वत, ग्रेट डिमांडिंग रेंज या फिर एंडीज या फिर हिमालयस। तो जल्दी से लगाइए आंसर। अगर आप इसमें लगा रहे हैं सी एंडीज तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये अक्सर पूछा भी जाता है। शीतोष्ण घास के मैदान दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। डाउन्स, पंपाज, वेल्स या प्रेरीज। यहाँ आपको उत्तर भी दिखाई दे रहा होगा। इसके प्रेरीज घास के मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में पाए जाते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ना कि दक्षिणी गोलार्ध में। अब देख लीजिए यहाँ पर सबके बता दिया है इन्होंने, प्रेरीज के भी पंपास भी, बेल्ट भी, डाउन्स भी, स्टेपी भी, सबके बारे में इन्होंने आपको जानकारी दे दी। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में भी जानकारी दे दी है और शीतोष्ण घास के बारे में भी। तो इसको आप ज्योग्राफी वाले भी इसको नोट डाउन कर लें, जो सामान्य अध्ययन वाले हैं वो भी जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 99 तो बनता ही है, 99% तो आपका बनता है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है बताना है। यहाँ पर ज्वालामुखी है और यहाँ पर देश का नाम है, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। इन चारों में से कोई एक ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, बाकी सब आपके सुमेलित हैं। तो आपका बता देते हैं कि इसका जो आंसर होगा आपका ए होगा, ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। तो यहाँ पर इसकी डिटेल देख लीजिए। कोलिना मैक्सिको, मेरापी इंडोनेशिया, माउंट टेक्सामा जापान, जबकि सबनकाया ज्वालामुखी पेरू में स्थित है, ना कि इटली में है। ठीक है, चलिए अगला, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, हमेशा ही पूछा जाता है ये वाला प्रश्न। 8 सेकंड, 1 मिनट, 8 मिनट या फिर 15 मिनट। तो 15वें का उत्तर आपको लगाना है, जल्दी से इसको लगाइए,
फिर हमारे से मैच करिए अपना उत्तर कि आप सही जा रहे हैं। मुझे लगता है तो मोस्टली सभी स्टूडेंट का सही जाएगा। तो 15 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, 8 मिनट। जो प्रकाश होता है सूर्य का, उसको पृथ्वी तक पहुँचने का कितना समय लगता है? 8 मिनट। अगला प्रश्न है 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था? 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था? एक अंग्रेजी अधिकारी का नाम, एक जहाज का नाम, एक इमारत का नाम, एक टापू का नाम। जल्दी से बताइए किस संदर्भ में आया था ये। तो अगर आप लगा रहे हैं डी, एक टापू का नाम, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं उत्तर में। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव व मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी? बताइए जल्दी से। मेजर कूट, वाटसने, हॉलवेल या मेजर ड्रेक? बहुत अच्छा प्रश्न है हिस्ट्री से रिलेटेड। तो जल्दी से बताइए किसने किसके उसमें भेजी थी? तो आपका उत्तर होना चाहिए ए, मेजर कूट की अध्यक्षता में भेजी थी। यहाँ पर इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? गंगाधर, ईश्वर दास नागर, महेश या फिर देवी मिश्र? यहाँ पर इसका आंसर है, इसको आप पढ़ सकते हैं आंसर को, इसकी डिटेल को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप पॉलिटिक्स की वजह से इसको, या हिस्ट्री में भी बन सकता है, या आपका ये पॉलिटी यानी कि नागशास्त्र में भी बन सकता है। तो 19 का आपका उत्तर होना चाहिए सी, और स्काइन पेरी। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप आराम से पढ़ लीजिए। ये आपका लास्ट प्रश्न था और यहाँ पर आपकी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई, कंटेंट पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर तो बनता है, करते रहिए और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए।